A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. Friends, in this webinar, we will be starting in the middle of section 49, or rather a little bit in the beginning of section 49. We are dealing with income under the head capital gains. Section 49 बात करता है कि जब कोई कैपिटल एसेट का एक्विजिशन एक चंद तरीके से होता है, एक खास तरीके से होता है, तो उस सिचुएशन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट को घटाने के लिए हमको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होती है वो कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ रेफरेंस टू सर्टेन मोड्स ऑफ एक्विजिशन, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस प्रकार से निकाली जाएगी कुछ स्थितियों में, इस बारे में ये सेक्शन 49 है। तो शुरू के हमने प्रावधान पढ़े हैं और इस वक्त हम डील कर रहे हैं सब सेक्शन 2AG और 2AH के साथ। और सेक्शन 2AG में ये कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ यूनिट इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में जो यूनिट्स होते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इट शैल बी द अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ यूनिट और यूनिट्स हेल्ड बाय द एसएससी इन द टोटल पोर्टफोलियो। टोटल पोर्टफोलियो में एसएससी जितने यूनिट्स होल्ड कर रहा था उनकी अगर कॉस्ट ली जाए और उससे डिवाइड किया जाए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स की कॉस्ट को, तो वही प्रपोर्शन आना चाहिए जो कि द सेम प्रपोर्शन एज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड टू द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। जो भी एसेट सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में ट्रांसफर कर दिया गया है उस एसेट की जो नेट एसेट वैल्यू है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं बियर्स टू द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इमीडिएटली बिफोर द सेग्रीगेशन ऑफ द पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो के सेग्रीगेशन से जस्ट पहले जो भी टोटल पोर्टफोलियो था उसकी जो नेट एसेट वैल्यू थी उस नेट एसेट वैल्यू से डिवाइड अगर हम करते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के एसेट की नेट एसेट वैल्यू को, तो जो प्रोपोर्शन आता है वो वही प्रोपोर्शन होना चाहिए जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका प्रोपोर्शन होगा, यानी उसको डिवाइड अगर किया जाए टोटल पोर्टफोलियो के यूनिट्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है ये हमको समझना है कि ये क्या चीज़ है, और ये टोटल पोर्टफोलियो जो है ये समझना है हमको। इसका रिलेशन म्यूचुअल फंड्स के साथ है। आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में कुछ यूनिट्स खरीदते हैं तो आपका एक उस म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो होता है, यानी कि उन्होंने जितना भी पैसा आता है वो कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है या कोई सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया होता है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया होता है या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता है, डिपेंडिंग कि वो म्यूचुअल फंड किस तरह का म्यूचुअल फंड है। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं वो म्यूचुअल फंड उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके जैसे जैसे ऐसा पैसा आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पैसे की जो नेट एसेट वैल्यू है, NAV उसको कहते हैं, वो बढ़ती जाती है।
यानी एक यूनिट की जो वैल्यू अगर निकाली जाती है तो वो नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि 12 रुपये में एक यूनिट खरीदा था और एक साल के बाद उस यूनिट की नेट एसेट वैल्यू हो गई 15 रुपये, तो यानी कि आपका 25% का एक साल में फ़ायदा हो गया, क्योंकि 15 रुपये में अब आप उसको बेच सकते हैं, मतलब वापस बेच सकते हैं उस म्यूचुअल फंड को। तो जब हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए यूनिट इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो होता है, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है। पहले हम समझते हैं कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या है, टोटल पोर्टफोलियो क्या है। उसके बाद हम इस डेफिनेशन में फिर से वापस आते हैं टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। यदि आप सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स बेचेंगे तो किस तरह का कैपिटल गेन आपका होगा और कैसे वो टैक्स होगा, सवाल यहाँ पे ये है। तो इसके पहले कि हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और टोटल पोर्टफोलियो में जाएं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2AH और एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लें। 2AH कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स हेल्ड बाय द यूनिट होल्डर इन द मेन पोर्टफोलियो shall be deemed to have been reduced by the amount as so arrived at under subsection 2AG। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की आ रही है, अराइव एट हो रही है 2AG को लगाने के बाद, या 2AG के अंतर्गत जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की आ रही है, जब वो एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है तो उसको हम जो कुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मेन पोर्टफोलियो में, वो ये मान लिया जाएगा कि मेन पोर्टफोलियो की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी यूनिट्स की, वो रिड्यूस कर दी गई रही है उस अमाउंट से जो कि 2AG में आ रहा है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के अमाउंट से रिड्यूस कर दी गई रही है। यानी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स विच वर हेल्ड बाय द यूनिट होल्डर इन द मेन पोर्टफोलियो। जो पहले ओरिजिनल यूनिट्स मेन पोर्टफोलियो में थे, उनकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, उसको ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करने के बाद अब जो कॉस्ट आएगी वो बचे हुए मेन पोर्टफोलियो की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब होगी। यानी अगर वो मेन पोर्टफोलियो में से अगर कोई यूनिट बेचता है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2AH के हिसाब से निकलेगा, और उसमें वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस करना होगा, तब जाके ये मेन पोर्टफोलियो के यूनिट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि मेन पोर्टफोलियो क्या है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या है, और ये किस सिलसिले में लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि 2AG और 2AH के पर्पज से जो एक्सप्रेशंस वहाँ पर मेन पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और जो टोटल पोर्टफोलियो एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं, उनके वही मीनिंग होंगे जो उनको असाइन किया गए थे, shall have the meaning assigned to them respectively in the circular। ये जो सर्कुलर है सेबी का 28 दिसंबर 2018 का, इसमें इस सर्कुलर के द्वारा जो इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग डिसाइड किए गए हैं, जो सर्कुलर सेबी ने इशू किया है सेक्शन 11 के तहत सेबी एक्ट के, और इस सर्कुलर के तहत ये मेन पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और टोटल पोर्टफोलियो शब्द को मीनिंग असाइन किया गया है। तो जो मीनिंग असाइन किया गया ये उस सर्कुलर से निकालना होगा। तो इसके लिए ये समझने के लिए कि मेन पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो क्या है, वी हैव टू गो टू दैट सर्कुलर। तो सर्कुलर पे चलते हैं। तो मैंने अभी आपके लिए ये सर्कुलर, हमने डाउनलोड किया है इसको सेबी के वेबसाइट से। ये वो सर्कुलर है
जो दिसंबर 28 2018 का सर्कुलर है, और आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये जो सर्कुलर है ये क्या कहता है? ये सर्कुलर जो है ये दिसंबर 28 2018 का सर्कुलर है। उसके बाद इस सर्कुलर को मॉडिफाई किया गया है 1 साल के बाद, करीब करीब नवंबर 7 2019 को किया गया है। ओके, आप देख पा रहे हैं इसको? फाइन, ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं ना? फाइन। तो सभी का जो ये इस पे हम टाइम इसलिए ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और जनरली जब तक इसको समझते नहीं तब तक वो हम समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पर ये नया प्रोविज़न जो आया है 1/4/2020 से, ये क्या कह रहा है। और नए प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट न केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, बल्कि इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो भी नई चीज़ आ रही है वो हम सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का सर्कुलर है, जो कि हर म्यूचुअल फंड को लिखा गया है और हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लिखा गया। एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो अपने क्लाइंट्स के एसेट्स को मैनेज करती हैं। और भी जो भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं म्यूचुअल फंड्स के या ट्रस्टी कंपनियां हैं, उन सबको एड्रेस किया गया है। और इस सर्कुलर में कहा गया है कि क्रिएशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड की स्कीम में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का क्रिएशन। और इसमें कहा जा रहा है कि जिससे हम इन्वेस्टर्स का फेयर ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि सभी बनी इसलिए है कि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन हो सके और उनका इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट हो सके। और इसलिए इन्वेस्टर के फेयर ट्रीटमेंट के लिए उनके साथ सम्यक बर्ताव के पर्पस से, बराबरी का और जायज बर्ताव के पर्पस से, इन द केस ऑफ a credit event and to deal with the liquidity risk, it has been decided to permit creation of segregated portfolio of debt and money market instruments by mutual fund schemes. इस सर्कुलर के द्वारा ये परमिशन दी गई कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं अपना पैसा डेट में लगा रही हैं या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रही हैं, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मनी को खरीदने बेचने के काम करते हैं या करेंसी का जो काम करते हैं। और भी मनी मार्केट भी एक तरह का मार्केट है जहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। और इसी तरह से डेट है, जैसे लोन वगैरह हैं और भी तरह के डेट जो एसेट से रिलेटेड डेट्स भी होती हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में नॉर्मली रिटर्न एक फिक्स नॉर्मली मिलता है या वेरिएबल रिटर्न भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी आती हैं जो कि कहती हैं कि हम डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा आपका लगाएंगे। तो लोगों को ये फ़ायदा होता है कि अगर हम ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को पैसा देंगे तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, उसमें स्थिरता रहेगी और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता भी रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स ये नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क कहाँ नहीं रहता। तो उसी तरह से रिस्क यहाँ भी होता ही है। कभी कभी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके जो जो यूनिट्स हैं जो फेलियर के कगार पे आ जाते हैं। आजकल देखा जा रहा है इवन म्यूचुअल फंड आर फेलिंग। तो अगर वो फेल करने के कगार पे आते हैं जिसको हम क्रेडिट इवेंट बोल रहे हैं, जो क्रेडिट इवेंट है वो एक तरह का एक लिक्विडिटी रिस्क आ रहा है कि अगर लोग पैसा निकालने लगेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा देने के लिए, और क्योंकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा वो लॉस में आ गया, कुल मिला के म्यूचुअल फंड दिवालिया होने के कगार पे आ गया है। तो जब भी कोई क्रेडिट इवेंट घटित होता है, क्रेडिट इवेंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन भी अभी देखते हैं हम लोग नीचे, लेकिन आपके लिए बताने के लिए क्रेडिट इवेंट एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे किसी भी कंपनी के या किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम के लिए कोई खतरा पैदा हो जाता है और इसलिए एक लिक्विडिटी रिस्क पैदा हो जाता है
और उस पर्पस से म्यूचुअल फंड स्कीम का जितना पार्ट फेल हो गया उसको सेग्रीगेट करने का, यानी उसको अलग कर देने का राइट उस म्यूचुअल फंड को परमिशन दे दी गई है कि जो म्यूचुअल फंड चाहें तो अपने फेल्ड पार्ट को वो अपने से अलग कर लें, उसको सेग्रीगेट कर दें। जैसे डीमर्जर नहीं होता है, कंपनी अपना खराब पोर्शन डीमर्ज करके किसी और को बेच देती है और उससे कंपनी हेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड को कहा गया कि आप अपना जो खराब पोर्शन है उसको सेग्रीगेट कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, और ये परमिशन इस सर्कुलर के द्वारा दी गई। द टर्म सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो shall mean a portfolio which is comprising of debt or money market instruments which is affected by a credit event. सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब एक तरह का क्या कह सकते हैं भंडार या इन्वेस्टमेंट का जो जो लिस्ट है जहाँ पर इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसे को, आपके पब्लिक के पैसे को जहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया गया उसकी लिस्ट को बोले पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वो है जो क्रेडिट इवेंट से अफेक्ट हो गया, यानी कि उसको नुकसान में आ रहा है। दैट हैज़ बीन सेग्रीगेटेड, जिसको म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत सेग्रीगेट कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया है। तो जब ये सेग्रीगेशन किया जाता है तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का यूनिट भी उस व्यक्ति को अलॉट किया जाता है जो पहले जिसके पास यूनिट था उस म्यूचुअल फंड स्कीम का। जैसे मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और उसमें मैंने 12 रुपये में एक यूनिट खरीद रखा है। अब उसका एक पार्ट जो है वो क्रेडिट इवेंट में ग्रस्त हो गया, यानी कि वो नुकसान में चला गया, तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उसको सेग्रीगेट कर देगा, उसको अलग कर देगा और उतने पोर्शन का मुझे एक यूनिट उसका भी दे देगा कि चलिए मैं आपको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का 12 यूनिट आपके उधर थे, मान लीजिए कि 12 रुपये का एक यूनिट था, मैंने 100 यूनिट खरीदे थे, 100 यूनिट मुझे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के भी वो दे देगा। और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जो बनेगा वो उसका एनएवी अलग से घोषित होगा कि मान लीजिए 12 रुपये का मैंने खरीदा था, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो नुकसान में हो सकता है 1 रुपये का रह गया उसका, तो उसकी एनएवी भी रोज घोषित होगी। तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट की वैल्यू आज की तारीख में कितनी है। तो मैंने कोई पैसा नहीं दिया लेकिन मुझे एक यूनिट सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मिल गया और मेरे 100 यूनिट मुझे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के मिल गया, 100 यूनिट मेरे पास ओरिजिनल पोर्टफोलियो के भी हैं। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वो है जो कि एक क्रेडिट इवेंट से ग्रसित हो गया। और जो टर्म मेन पोर्टफोलियो है, स्कीम पोर्टफोलियो एक्सक्लूडिंग द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, जब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग कर दिया गया तो जो बच गया वो है मेन पोर्टफोलियो, और टोटल पोर्टफोलियो वो है जो पहले था क्रेडिट इवेंट के आने से पहले। शैल मीन द स्कीम पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज अफेक्टेड बाय द क्रेडिट इवेंट, यानी ये टोटल पोर्टफोलियो है, यानी मेन पोर्टफोलियो प्लस सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू द टोटल पोर्टफोलियो। और कुछ कंडीशंस उसके बाद दी हुई है सर्कुलर में कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना सकती है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि वो क्रेडिट इवेंट जब आता है इशूअर लेवल पे, यानी और क्रेडिट इवेंट को कहा गया कि जब उसकी क्रेडिट रेटिंग को कोई सभी में रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है CRA इसको बोलते हैं, वो अगर डाउनग्रेड कर देती है, यानी क्रेडिट रेटिंग अगर डाउनग्रेड होती है, तो वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो तभी ये माना जाएगा कि कोई क्रेडिट इवेंट घटित हुआ है। तो क्रेडिट इवेंट इज द डाउनग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी which is registered in the SEBI, and when this happens, when the credit event happens and when the downgrade happens in the credit rating, then the segregated portfolio can be created by that AMC or the mutual fund. उसके बाद ये जो डाउनग्रेड है इस प्रकार से होना चाहिए, अगर वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड अगर डाउनग्रेड हो जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया गया वो इंस्ट्रूमेंट अगर बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड नाम से डाउनग्रेड हो जाता है, या वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बाद बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाद में डाउनग्रेड हो जाते हैं, और इसी तरह से लोन की रेटिंग भी अगर
उसी के सिमिलर अगर डाउनग्रेड होती है, यानी बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग, लोन रेटिंग को भी अगर मिल जाती है, तो वो क्रेडिट इवेंट कहलाता है। अगर कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं और वो सब रेटिंग दे रहे हैं और उनकी रेटिंग में फ़र्क आ रहा है, तो सबसे कंजर्वेटिव रेटिंग जो है, जो सबसे कमज़ोर रेटिंग है, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का जो क्रिएशन है, वो इश्यूअर लेवल पे जो क्रेडिट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ C1 में आगे दिखाया गया है, और वो इम्प्लीमेंट होंगे ISIN लेवल पे। कहने का मतलब कि हर सिक्योरिटी पर वो लगेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट पे वो लगेंगे। और ये इसका क्रिएशन जो है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का, ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, और ये डिस्क्रिशन है AMC का। AMC चाहे तो इसको क्रिएट कर दे, क्योंकि उससे एक रीजनेबिलिटी आ जाती है, और जो मुख्य पोर्टफोलियो है वो अलग हो जाता है, और ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो यूनिट्स को बेच भी सकते हैं, इन केस यू डोंट वांट देम। और ये तभी क्रिएट किया जा सकता है, शुरू में जब स्कीम आई थी म्यूचुअल फंड की, उस वक्त स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट था SID, उसमें प्रावधान हो अगर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स के साथ, तभी ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो ये जो सर्कुलर है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के बारे में है, और इसमें जो दो तीन बातें और इसमें देख लिया जाए जो इम्पोर्टेंट वाली हैं, कि जो प्रोसेस है क्रिएशन का सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का, एक तो ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, प्रेस रिलीज देनी भी ज़रूरी है, जिससे कि इंटेंशन जाहिर हो जाए कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। और जब तक का ट्रस्टी का अप्रूवल नहीं आता, जो कि एक बिजनेस डे में आना चाहिए, अगर क्रेडिट इवेंट होता है, क्रेडिट इवेंट के घटित होने के एक बिजनेस डे में ट्रस्टीज का अप्रूवल आ जाना चाहिए। इट शुड बी ए क्विक डिसीजन। तो तब तक के लिए, जब तक ये अप्रूवल नहीं आता, तो जो स्कीम में सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन है उसको सस्पेंड करना होगा, जिससे कि इस प्रोसेसिंग के लिए उसको, कि भाई ये बनाने के लिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, जो भी सब्सक्रिप्शन, फ्रेश सब्सक्रिप्शन या फ्रेश रिडम्पशन को स्कीम में बंद करना होगा। बहरहाल ये एक ही दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और एक बार अप्रूवल आ जाता है अगर ट्रस्टी का, तो उसके बाद जिस डेट से क्रेडिट इवेंट आया था, उसी डेट से ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इफेक्टिव हो जाएगा, और सभी यूनिट होल्डर्स को ईमेल या SMS जाएगा, और प्रेस रिलीज भी जाएगी, और दोनों पोर्टफोलियो का NAV डिस्क्लोज किया जाएगा उस तारीख से जब वो क्रेडिट इवेंट होता है। यानी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का भी NAV डिस्क्लोज किया जाएगा, और मेन पोर्टफोलियो का भी NAV, अलग अलग दो NAV डिस्क्लोज किए जाएंगे। और जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं स्कीम में, क्रेडिट इवेंट के दिन पर उनको उतने यूनिट दे दिए जाएंगे जितने उनके पास मेन पोर्टफोलियो में थे। और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में कोई भी रिडेम्पशन या सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये फैसिलिटेट करने के लिए कि जो यूनिट होल्डर एग्जिट करना चाह रहे हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से, तो उस AMC की लिस्टिंग, उसके यूनिट्स जो है उनको लिस्ट कर दिया जाएगा रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। जो बेचना चाहता है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को ना बेच के स्टॉक एक्सचेंज पे उस सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स को बेच सकता है। और इसलिए इसके लिस्टिंग जो है 10 वर्किंग डेज में, जब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनता है उसके 10 वर्किंग डेज में इन यूनिट्स की लिस्टिंग कर दी जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो बेच सकें और निकल सकें। एंड ऑल्सो एनेबल ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट्स ऑन रिसीट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। और जब भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आती है, तो उस यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना भी का भी प्रावधान वहाँ होना चाहिए। जैसे शेयर की कंपनी है अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर देती हैं, उसी प्रकार से। और अगर ट्रस्टीज अप्रूव नहीं करते हैं, तो उसके बारे में भी प्रेस रिलीज वहाँ पे देनी होगी। अब ये जो इसके बाद देखते हैं, इस पर जो मॉडिफिकेशन आया सर्कुलर का, मॉडिफिकेशन में क्या बात कही जा रही है। मॉडिफिकेशन में कहा जा रहा है कि जो
इसमें कहा जा रहा है, इसका पैराग्राफ C3 को चेंज किया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का क्रिएशन ऑप्शनल होगा और ये तभी क्रिएट किया जाएगा जब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में प्रोविजन होंगे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के, और जितनी भी नई स्कीम्स होंगी जो लॉन्च की जाएंगी उसमें ये प्रोविजन होना ही चाहिए, ये ज़रूरी कर दिया गया है। लेकिन जो एक और बात, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ये डिसाइड किया गया है कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का क्रिएशन को परमिट किया जाए of unrated debt or money market instruments by mutual fund schemes of an issuer that does not have any outstanding rated debt or money market instruments subject to the following। यानी ऐसे भी कोई डेबिट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो जिनकी रेटिंग ना हो या अनरेटेड हो। तो जहाँ पर वो अनरेटेड हैं डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके केस में भी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के क्रिएशन को परमिट किया गया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये जो अनरेटेड डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो हैं, ये केवल तभी बनाए जा सकें जब एक्चुअल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या तो इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल अमाउंट का। यानी वो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, इंटरेस्ट का डिफ़ॉल्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का डिफ़ॉल्ट, तो ही उनके केस में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और सर्विस सर्कुलर जो पहले इशू किया गया था, जिसको दिसंबर 28 का कहा जा रहा है, क्रेडिट इवेंट का जहां शब्द का वर्णन किया गया, तो क्रेडिट इवेंट इज कंसिडर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। हाउएवर इस सर्कुलर के लिए, यानी कि जहां पे अनरेटेड डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, वहां पे एक्चुअल डिफॉल्ट पे ही ये क्रिएट किया जाएगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, ना कि क्रेडिट इवेंट पे क्रिएट किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो जो ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी कोई रेटिंग नहीं हो रही है, तो ये भी डिमांड आई थी कि उनको भी आप वो भी अगर फेल हो जाते हैं तो कम से कम उनके लिए भी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का प्रावधान किया जाए। तो इस पर्पज़ से ये प्रावधान यहाँ कर दिया गया। तो हमने देखा कि टोटल पोर्टफोलियो क्या है और मेन पोर्टफोलियो क्या है और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या है। नाउ दैट वी हैव अक्वायर्ड सम नॉलेज अबाउट सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, अब अगर हम इसको पढ़ते हैं देन इट विल मेक मोर सेंस टू अस। सो व्हाट इट सेज इज दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों निकालनी है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो यूनिट्स की? भाई हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का यूनिट अगर बेचते हैं तो सवाल ये उठेगा ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या लिया जाएगा? तो इट विल बी equal to the NAV of the asset transferred to the segregated portfolio। यानी जो segregated portfolio का NAV है upon NAV of the total portfolio जो पहले immediately before the segregation। ठीक है, दोनों NAV अनाउंस किए जाएंगे। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का NAV अनाउंस किया जाता है और मेन पोर्टफोलियो का भी NAV अनाउंस किया जाता है, और उसके पहले सेग्रीगेशन से पहले का NAV अभी हमारे पास है। तो हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के NAV को डिवाइड करेंगे टोटल पोर्टफोलियो के NAV से, और जो प्रोपोर्शन आएगा उस प्रोपोर्शन में हम बांट देंगे जो टोटल पोर्टफोलियो का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको। यानी पहले वाले पोर्टफोलियो में जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मान लीजिए मैंने 100 यूनिट खरीदे थे और एक यूनिट मेरा 12 रुपये का था, राइट। तो मेरी जो कॉस्ट आई थी उसको खरीदने में, वो आई थी 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये को अब हम उस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे कि नेट एसेट वैल्यू जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की है, मान लीजिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की नेट एसेट वैल्यू है अब 1 रुपया, और टोटल पोर्टफोलियो का नेट एसेट वैल्यू जो था वो मान लीजिए कि 13 रुपये था। 12 रुपये में तो मैंने खरीदा था, लेकिन 13 रुपये उसका नेट एसेट वैल्यू था जस्ट बिफोर द सेग्रीगेशन। तो अब 1 रुपये है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का NAV, तो 1/13 कर देंगे वो 1200 का, तो वो आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द यूनिट इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी जिसको मैं बेचूंगा जब, तो उतने उसी हिसाब से वो कॉस्ट उसमें वर्कआउट करनी होगी।
और 2AH में लिखा हुआ है कि एक बार हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल ली इन द मेन पोर्टफोलियो, तो जब सॉरी जो अब अगर हमको मेन पोर्टफोलियो जो बच गया उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की आई है वो हम जब माइनस कर देंगे टोटल पोर्टफोलियो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो जो बाकी बचेगी दैट विल बी द मेन पोर्टफोलियो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द मेन पोर्टफोलियो। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं द टैक्सेशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 2C। सबसेक्शन 2C में कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी the amount which bears to the cost of acquisition of shares held by the assessee in the demerged company, the same proportion as the net book value of the assets transferred in demerger bears to the net worth of the demerged company immediately before such demerger। मान लीजिए कि एक डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर के वजह से जो पहले डीमर्ज्ड कंपनी थी अब वो रिजल्टिंग कंपनी में परिवर्तित हो गई है। अब रिजल्टिंग कंपनी में जो शेयर्स हैं वो जिसके पास हैं वो बेच रहा है उन शेयर्स को, तो सवाल ये उठता है कि रिजल्टिंग कंपनी के शेयर तो उसको पुराने शेयर्स के एवज में मिले हैं, उसके लिए तो कोई पैसा उसने दिया नहीं है, और अगर कोई पैसा दिया भी है तो भी वो कम पैसा दिया है या जो भी है, क्योंकि पुराने शेयर्स के एवज में भी उसको नए शेयर मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्टिंग कंपनी का जब वो शेयर बेचेगा तो उस शेयर की कॉस्ट क्या है, क्योंकि कॉस्ट कैसे हम माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द कैपिटल गेन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी डिवाइड करेंगे शैल बी द अमाउंट विच बेयर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द एसेसी इन द डीमर्ज कंपनी। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था डीमर्ज कंपनी जब थी पहले वाली, उस पर जो कॉस्ट आया था उन्हीं शेयर्स का, तो हमको अगर रिजल्टिंग कंपनी में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है उसको एक्स ले लीजिए। एक्स अपॉन डीमर्ज कंपनी में जो कॉस्ट आया था, यानी जब उसने खरीदा था वो शेयर डीमर्ज कंपनी का, एक्स अपॉन जो भी उसका कॉस्ट था शुड बी इक्वल टू नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर। जो भी एसेट्स डीमर्जर में ट्रांसफर हुए हैं, पूरे एसेट्स तो ट्रांसफर हुए नहीं है, जितने भी एसेट ट्रांसफर हुए डीमर्जर में उनकी जो नेट बुक वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे, यानी एनबीवी अपॉन नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर सच डीमर्जर। जो कुल कंपनी का जो डीमर्ज कंपनी का नेटवर्थ था उससे डिवाइड करेंगे, यानी एनबीवी को डिवाइड करेंगे एनडब्ल्यू से, और ये जो रेशो आ रहा है इस रेशो से गुणा कर देंगे हम जो हमारी कॉस्ट आई थी डीमर्ज कंपनी में जब हमने शेयर्स को खरीदा था। तो ये जो रेशो है एनबीवी अपॉन एनडब्ल्यू का जो रेशो है, उस रेशो में हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इससे रिलेटेड है 2D, और 2D ये कहता है कि ओरिजिनल शेयर्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इन द डीमर्ज कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिड्यूस्ड। जो भी पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसमें से हम ये जो रिजल्टिंग कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो डीमर्ज्ड कंपनी बची हुई है, जो ऑलरेडी जो जिसमें से रिजल्टिंग कंपनी बनी। तो डीमर्ज कंपनी के अगर शेयर बेचे जाते हैं तो उनका कॉस्टिंग निकालने के पर्पज से हमको रिजल्टिंग कंपनी के कॉस्ट जो है रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना पड़ेगा। जो हमारी ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसमें से जो बचेगा वो हो जाएगा डीमर्ज कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सो रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स। भाई डीमर्जर के बाद क्या पोजीशन बन रही है? डीमर्जर के बाद ये पोजीशन बन रही है कि जिस व्यक्ति के पास पहले डीमर्ज कंपनी के शेयर्स थे, आज की तारीख में उसके पास डीमर्ज कंपनी के भी शेयर्स हैं और रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स हैं।
तो वो रिजल्टिंग कंपनी वाला शेयर भी बेच सकता है और डीमर्ज कंपनी वाला शेयर भी बेच सकता है, उसकी मर्जी जिसको बेचे। अब जो भी वो बेचेगा उसके लिए हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, तो रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2C के हिसाब से निकलेगा, और जो डीमर्ज कंपनी के जो ओरिजिनल शेयर्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो कि रिड्यूस हो गया है अब, उसका रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना होगा एज पर सबसेक्शन 2D। यानी यहाँ पे आपको जो रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डीमर्ज कंपनी के शेयर्स, तब ये आएगा 2D में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है ओरिजिनल शेयर्स का एज सो रिड्यूस्ड। नाउ 2E में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविजंस हैं of subsection 2, 2C, 2D shall so far as may be also apply in relation to business reorganization of a cooperative bank। क्योंकि एक बार प्रोविजन बना दिए गए बढ़िया, तो उन्हीं प्रोविजंस को अब कोऑपरेटिव बैंक का जब भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस रीऑर्गेनाइजेशन को 44DB सेक्शन में भी रेफर किया गया है, और जब भी एक कोऑपरेटिव बैंक का इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये प्रावधान वहाँ भी लग जाएंगे। यानी उसी तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है निकालना पड़ेगा, जैसा कि सबसेक्शन 2, 2C, 2D में है। तो कोऑपरेटिव बैंक के रीऑर्गेनाइजेशन पर भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए वही तरीका अपनाना होगा जो कि हम समझ ही चुके हैं 2 और 2C, 2D में। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि नेट वर्थ जो वर्ड यूज किया गया है, यानी जब हम कह रहे हैं कि बेस्ड टू द नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी, तो नेट वर्थ के लिए कहा जा रहा है, नेट वर्थ को डिफाइन करते हुए कहा जा रहा है कि नेट वर्थ शैल मीन द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल लेना होगा और उसमें जोड़ना होगा जनरल रिजर्व्स को। एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द जनरल रिजर्व्स एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, जो डीमर्ज कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा होगा डीमर्जर से जस्ट पहले, इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर। डीमर्जर जैसे ही हो रहा है उस वक्त ही जो शेयर कैपिटल या जनरल रिजर्व्स है टोटल, उसका जो टोटल है नेटवर्क वो कहलाता है। सो नेटवर्क मीन्स द टोटल ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, केवल ऐसा शेयर कैपिटल जो जिसका पेमेंट हो चुका हो, बिना पेड अप वाला नहीं होना चाहिए, और जनरल रिजर्व्स, इन दो चीज़ों को जोड़ के नेटवर्क आएगा। और ये नेटवर्क को यहाँ पे यूज़ करना होगा डेफिनेशन में। और एक्सप्लेनेशन को थोड़ा नीचे देने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये 2E में भी कवर हो रहा है ये, इसलिए 2E के पर्पज़ से भी ये एक्सप्लेनेशन रेलेवेंट है, इस वजह से इस एक्सप्लेनेशन को 2E के नीचे रखा गया है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पर। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where the capital gain arising from the transfer of the capital asset referred to in clause 4, or as the case may be clause 5 of section 47, अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो ट्रांसफर हो रहा है जिसका रेफरेंस 47(4) या 5 में किया गया है और उसको डीम किया जाता है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, और उसको मान लिया जा रहा है कि वो कैपिटल गेन्स की इनकम है। क्यों मान लिया जा रहा है? बाय वर्चू ऑफ दी प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 47A, 47A के प्रावधानों की वजह से मान लिया जा रहा है। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ऐसे एसेट की जो ट्रांसफरी कंपनी को आ रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट फॉर विच सच एसेट वाज एक्वायर्ड बाय इट। वो कौन सी कॉस्ट होगी? वो कॉस्ट होगी जिस कॉस्ट में के लिए वो एसेट उसके द्वारा एक्वायर किया गया था। सो फर्स्ट लेट अस सी कि 47(4) और 5 में कौन से एसेट का जिक्र किया जा रहा है। तो वी हैव कम टू 47(4) और 5 में जो एसेट का जिक्र किया जा रहा है वो है जहाँ पर कैपिटल एसेट कोई कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी को बेचती है या ट्रांसफ़र करती है, या फिर वो सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को देती है या ट्रांसफ़र करती है। तो वो केस है जहाँ पे 4 और 5 सबसेक्शन में उन एसेट्स का जिक्र किया जा रहा है
कोई होल्डिंग कंपनी अब सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, जहाँ पर सब्सिडरी कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास है, और जहाँ पर जो जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंपनी इंडियन कंपनी है। तो ऐसे कंडीशन के लिए सेक्शन 47 दिया गया था, 47A दिया गया था, और सेक्शन 47A में कहा गया है सेक्शन 47A में कहा गया है कि जहाँ पर भी ये जो एसेट है 47, 4 और 5 में जो मेंशन्ड है, यानी कि वो एसेट जो कि होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को कंपनी को ट्रांसफ़र करती है। तो 47A में इस एसेट के सिलसिले में ये कहा गया है कि जहाँ पर भी 8 साल खत्म होने से पहले डेट ऑफ ट्रांसफ़र से कैपिटल एसेट के, यानी कैपिटल एसेट जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ट्रांसफ़र किया जिस तारीख को, या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र किया जिस तारीख को, उस तारीख से 8 साल खत्म होने से पहले अगर ऐसा कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, या ट्रीट कर लिया जाता है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, या जो पेरेंट कंपनी है या उसके नॉमिनीज हैं, द पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनीज एज द और द होल्डिंग कंपनी, वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल अब होल्ड नहीं कर पा रही है, सब्सिडरी कंपनी का नहीं कर रही है, अगर 8 साल के अंतर्गत कभी भी ऐसा होता है, जो कंडीशन थी कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल होल्ड करेगी, अगर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं होती है कभी भी उस 8 साल के पीरियड में, या फिर वो जो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया गया था उसको 8 साल के पीरियड में कभी भी स्टॉक इन ट्रेड मान लिया जाता है या स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइज हुए थे उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से, जिनको चार्ज नहीं किया गया था क्योंकि 47(4)(5) के प्रावधानों के अनुसार जब उसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया था, तो वहाँ पर कुछ भी कहा गया हो ये इनकम बन जाएगी, ये मान ली जाएगी कि वो इनकम है कैपिटल गेन्स की उस प्रीवियस ईयर के, जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफ़र हुआ था। यानी अगर वो कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इट विल बिकम टैक्सेबल, दैट ट्रांसफ़र विल बिकम टैक्सेबल, या किसी भी टाइम अगर 8 साल के पीरियड में शेयर कैपिटल पूरा होल्डिंग नहीं होती है तो भी जिस साल में वो ट्रांसफ़र होता है उसी साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये 47A में कहा गया, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर हम डेफिनेटली उसको टैक्स कर लेंगे, और इसलिए उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जो कैपिटल एसेट है उसका अगर आपको कन्वर्ट करना तो पहले कैपिटल गेन का टैक्स आप दे दीजिए, और उसके बाद भले ही आप अपना कन्वर्ट करते रहिए। ये बात 47A में आई थी। अब हम 49 में जब पढ़ रहे हैं इसको, तो इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं इसको 49 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कहा जा रहा है कि जहां पर कैपिटल गेन अराइज हुआ था ट्रांसफर से कैपिटल एसेट के, और उसको डीम कर लिया गया था इनकम। क्यों डीम कर लिया गया था? क्योंकि 47A अप्लाई हो गया था। 47A क्यों अप्लाई हो गया था? क्योंकि या तो शेयर होल्डिंग 100% नहीं रही होल्डिंग कंपनी के पास, या फिर उस कैपिटल एसेट को 8 साल के पीरियड में कन्वर्ट कर दिया गया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जहां पर उसको इनकम मान लिया गया, तो उस केस में जब हम इनकम मान लेते हैं तो वहां पर क्वेश्चन उठेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट जब हम मान लेंगे कैपिटल गेन हेड में इनकम, तो उसका कंप्यूटेशन के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट टू द ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि जिसको भी वो एसेट गया है, जिसके पास वो गया है एसेट ट्रांसफर होके, उसको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ी वो कॉस्ट होगी जिस कॉस्ट पे शैल बी द कॉस्ट फॉर विच सच एसेट वाज एक्वायर्ड बाय, जितने कॉस्ट पे उसने वो एसेट एक्वायर किया था वही कॉस्ट उसके लिए ट्रांसफरी कंपनी के लिए मानी जाएगी, अगर वो ट्रांसफरी कंपनी किसी भी टाइम
मतलब जब अगर वो ट्रांसफरी कंपनी जैसी कन्वर्ट करती है और वो डीम हो जाता है, तो कैपिटल गेन निकालने के पर्पज से जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट वही कॉस्ट होगी जो ट्रांसफरी कंपनी को पड़ी है उसको ट्रांसफर करने पर। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 में कहा जा रहा है where the capital gain arises from the transfer of a property the value of which has been subject to income tax under clause 7 or clause 7A or clause 10 of subsection 2 of section 56। एक ऐसा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है जिसके वैल्यू को हमने टैक्स कर लिया है सेक्शन 56(2) में। तो चूंकि हमने उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को टैक्स कर लिया है सेक्शन 56(2) में, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आता है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो वैल्यू मानी जाएगी विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सेट क्लॉजेज। उन क्लॉजेज के लिए जिस वैल्यू को टैक्स किया गया है वही वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। यानी कि वो अगर प्रॉपर्टी अब बेची जाती है तो जब सवाल उठता है कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऑलरेडी टैक्स कर लिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, तो जितने वैल्यू पे उसको टैक्स किया गया है या जो वैल्यू अकाउंट फॉर की गई है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉजेज 7, 7A एंड क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 56, वही वैल्यू जो टैक्स की गई है जिस पे टैक्स लगा है उस वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब आते हैं सबसेक्शन 5 पर। Now, where the capital gain arises from the transfer of an asset declared under the Income Declaration Scheme 2016, यहां पर वो सिचुएशन है जहां पे कैपिटल गेन इसलिए अराइज कर रहा है क्योंकि एक ऐसा एसेट ट्रांसफर हो रहा है जिसको कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिया गया, और जो भी टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी था वो पे कर दिया गया रहा था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। वो स्कीम के जो भी प्रावधान से थे उनके अनुसार उनको पे कर दिया गया रहा था टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी को। और किस राशि पे पे किया गया था? वो फेयर मार्केट वैल्यू पे पे किया गया था, ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्कीम। जब वो स्कीम कमेंस हुई थी उस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी दे दिया गया है। तो ये एसेट जब बेचा जाएगा फाइनली बाद में, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उस एसेट की shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purposes of the such scheme। उस स्कीम के तहत जो भी वैल्यू अकाउंट फॉर करी गई है, जो कि वो फेयर मार्केट वैल्यू थी जो कि उस स्कीम के डेट ऑफ कमेंसमेंट पर थी, और उस वैल्यू को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। अगर ये एसेट बिकता है तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से आपको अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाना होगा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जिसके ऊपर टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत जमा कर दिया गया रहा है। अब आते हैं सब सेक्शन 16 पर और सब सेक्शन 6 पर। Where the capital gain arises from the transfer of a specified capital asset referred to in clause C of the explanation to clause 37A of section 10, which has been transferred after the expiry of 2 years from the end of the financial year in which the possession of such asset was handed over to the SSE, the cost of the acquisition of such specified capital asset shall be deemed to be its stamp duty value as on the last day of the second financial year after the end of the financial year in which the possession of the said specified capital asset was handed over to the SSE। यहाँ पर बात आ रही है कि एक स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट जिसको कि पहले से स्पेसिफाई किया गया रहा है, जिसको रेफर किया गया है 1037A के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज सी में। तो लेट अस 1037A और एक्सप्लेनेशन का क्लॉज सी देखते हैं।
कि कौन से स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट की यहाँ बात की जा रही है। तो 10 सेक्शन में हम गए और यहाँ पर हम आ रहे हैं 37A में। थर्टी सेवन ए के एक्सप्लेनेशन का हमको देखना है क्लॉज सी। तो ये 36 है, 37 है और थर्टी सेवन ए 37. So this is the section 37A. Now section 37A में 1037A 10 आप जानते हैं सेक्शन 10 उन इनकम्स को लिस्ट करता है जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। Any income chargeable under the capital gains in respect of a transfer of a specified capital asset arising to an SSE, being an individual or Hindu undivided family who was the owner of such specified capital asset as on the second day of June 2014 and transfers that specified capital asset under the land pooling scheme covered under the Andhra Pradesh Capital City Land Pooling Scheme rules made under the provisions of Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act and the rules, regulations and schemes made under the said act, where the purpose of this clause specified capital asset means the land or building or both which were owned by the SSE as on 2nd day of June 2014 and which has been transferred under the scheme, or the land pooling ownership certificate which is issued under the scheme to the SSE in respect of the land or building or both referred to in clause A, or the reconstituted plot or land as the case may be received by the SSE in lieu of the land or building or both referred to in clause A in accordance with the scheme, if such plot or land as the case may be so received or is transferred within 2 years from the end of the financial year in which the possession of such plot or land was handed over to him. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम के रूल्स बनाए गए 2015 में। लैंड पूलिंग स्कीम में सब लोग अपना अपना लैंड को पूल कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश के कैपिटल रीजन की डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्ट के तहत ये रूल्स बनाए गए जो लैंड पूलिंग स्कीम रूल्स कहलाएंगे। और जब ये रूल्स बनाए गए, इसके अंतर्गत एक लैंड पूलिंग स्कीम बनाई गई जिसको द स्कीम नाम से रेफर किया जा रहा है। और ये जो लैंड पूलिंग स्कीम है उसमें जो एसेट्स थे उनको स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट कहा जा रहा है। वो कैसे एसेट्स थे स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट, उस पर अभी आते हैं। उसमें जो लैंड और बिल्डिंग थे उस स्कीम में वो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट कहे जा रहे हैं और लैंड पूलिंग के तहत ये ट्रांसफर हो रहे हैं और हो सकता है कि सरकार को ट्रांसफर हो रहे हैं लैंड पूलिंग के तहत, और कभी कभी उसके एवज में दूसरा लैंड उसको दिया जा रहा है जो अपना लैंड उसमें पूल कर रहा है। तो जो ये या उसको कई बार कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा। तो ये एक तरह की वॉलंटरी स्कीम हो जाती है जिसमें कि लोग ये प्रेशराइज नहीं होते हैं कि भी उनको लैंड पूल करना ही करना है, और एक सिस्टम के अनुसार होता है, तो पीपल गेट एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन ऑल्सो। सो व्हेन दिस स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर दिस स्कीम, और इस ट्रांसफर से कोई कैपिटल गेन अराइज होता है किसी भी एसएससी को जो कि एक इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट का ओनर था 2 जून 2014 को, और वो अपने इस स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट को लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ट्रांसफर कर देता है। तो जब भी वो ट्रांसफर करता है इस एसेट को लैंड पूलिंग स्कीम के तहत, तो उसको ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा ना उस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ही विल बी हैप्पी कि भी चलो मेरा टैक्स बच रहा है।
और ही इज़ गेटिंग सर्टेन एडवांटेज ओवर देयर। सवाल बस ये है कि एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसका एक्सप्लेनेशन स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वो कोई लैंड या बिल्डिंग हो सकती है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो कि एसएससी ओन करता है 2 जून 2014 को, और जिसको उसने ट्रांसफर कर दिया स्कीम के तहत, या ये वो लैंड पूलिंग ओनर का सर्टिफिकेट हो सकता है। कई लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा लैंड पूलिंग में डाल दीजिए। लैंड पूलिंग में अभी नहीं डाला जा रहा, केवल उसका लिस्ट में डाला जा रहा है नाम, और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि हाँ ये लैंड आपके पास है। सब लोग अपना लैंड लेके आएँ और उसको पूल में डाल दें, और सरकार उस लैंड को यूज कर देगी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर पब्लिक बेनिफिट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश कैप रीजन डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर लेगी। तो कई बार आदमी जाता है गवर्नमेंट के पास, कहता है ये हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, इसको आप जरा वैल्यू कर लीजिए, तो वो उसको वैल्यू कर लेते हैं और उसके डिटेल्स नोट कर लेते हैं, और उसके इवज में एक सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं कि आपने अपना ये लैंड या बिल्डिंग को लैंड पूलिंग में दिया है, अभी आपका तुरंत यूज़ नहीं हो रहा, इसको किसी भी टाइम सरकार यूज़ कर सकती है। तो उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, लैंड पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट। तो जब सर्टिफिकेट मिलता है उसको मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा बाद में मिलेगा। तो अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो वो इस सर्टिफिकेट को बेच भी सकता है किसी को, जिससे कि वो अगर उसको तुरंत पैसा चाहिए तो वो सर्टिफिकेट बेच देगा किसी को, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट रखे रहेगा अपने पास, और जब भी सरकार उसको उसके लैंड या बिल्डिंग को यूज़ कर लेगी तो उसको मुआवजा दे देगी उसके लिए, और जब तक सरकार नहीं लेती तब तक वो उसको अपना यूज़ कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लैंड और बिल्डिंग को उसने ट्रांसफ़र ही कर दिया स्कीम के तहत सरकार को, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस लैंड या बिल्डिंग की जगह पे उसको एक रिकंस्टिट्यूटेड प्लॉट या लैंड दे दिया जाता है इन ल्यू ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। उसके इवज में जो पहले था उसके पास, उसके इवज में एक नया प्लॉट या लैंड उसको दे दिया जाता है पैसे की जगह पे। यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है मान लीजिए डेवलपमेंट में, तो उसको कहता है कि मुझे रिकॉन्स्टिट्यूट प्लॉट और लैंड दे दीजिए, वो दे दिया जाता है। या लैंड या बिल्डिंग दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ दी जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, स्कीम के अनुसार दे दिया जाता है। तो लेकिन अगर वो उस प्लॉट या लैंड को जो उसने प्राप्त किया था उसको अगर 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, वो उस साल के अंत से, फाइनेंशियल ईयर के अंत से जिसमें उसने पोजीशन लिया था या जिसके अंत में उसको पोजीशन दिया गया था, तो तब वो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट कहलाएगा। यानी अगर 2 साल में ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन उसको नहीं लगेगा उसमें। अगर 2 साल से ज़्यादा अपने पास रखिएगा वो, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स उसको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन सी 237 टू 1037A, तो हम जब हम एक्सप्लेनेशन सी की बात कर रहे हैं, क्लॉज सी की बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के, तो हम वहाँ पे उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब किसी एसएससी को स्पेसिफाइड कैपिटल का जो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट था उसने उसको दिया सरकार को स्कीम के तहत, और उसके इवज में उसको एक रिकंस्टिट्यूटेड प्लॉट या लैंड मिला। तो जब उसको ये नया रिकंस्टिट्यूटेड प्लॉट या लैंड मिला और जो उसको मिला उसने उसको ट्रांसफर कर दिया 2 साल के अंतर्गत, is transferred within 2 years from the end of the financial year in which the possession of such plot or land was handed over to him। तो उस केस में जो भी इनकम चार्जेबल होगी अंडर द कैपिटल गेन्स, वो उसको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं ये समझने के बाद, लेट अस कम बैक टू व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 49। Now section 49 says that where the capital gain is arising from the transfer of a specified capital asset, जब वो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है जिसका रेफरेंस क्लॉज सी में है, एंड विच हैज बीन ट्रांसफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अगर एक्सपायर होगा तब तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ना। 2 साल से पहले अगर ट्रांसफर करता है तब तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, लेकिन 2 साल से बाद अगर ट्रांसफर करता है तब तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो जब अगर 2 साल के बाद वो ट्रांसफर करता है उस फाइनेंशियल ईयर एंड से जिसमें उसने पोजेशन नया ऐसे एसेट का उसने लिया था, एसएससी को हैंड ओवर हुआ था,
तो जो कॉस्ट, सवाल ये उठेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सच स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ऐसे स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट की जब भी वो बिकता है, इट शैल बी द ड्यू, ये मान लिया जाएगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी लास्ट डे पर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 साल के अंत में जो लास्ट डे आता है, उस लास्ट डे पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर जिसमें पोजीशन उसको मिलता है या उसको हैंड ओवर हुआ था, उस लास्ट डे पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, वो लास्ट डे की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। बिकॉज 2 साल तक तो कभी बेच दे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगना ही नहीं है। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वर्ड को के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। इट मीन्स द वैल्यू विच इज अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसिबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी जो वैल्यू असेस करती है या उसके द्वारा असेसिबल है, जितने वैल्यू पे वो असेसिबल है या जितने वैल्यू पे असेस कर दिया गया रहा है स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के पर्पज से, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो असेस किया गया रहा है या जिस वैल्यू पे असेस हो सकता है वो असेसिबल है, वो जो वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी इस केस में। सो we are still not we have not still come to the end of 49 being a lot of important things are being discussed here. So having come to the end of the time that is normally given to such a webinar, and we should not extend the time too much because otherwise mind will not grasp what is being taught. So what we can do now is we'll put an end to this lecture at this point of time, and we continue it tomorrow again from where we have left out. So we end this lecture here.